जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम फिक्स हो गया है कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को एग्ज़ाम होना है। आज तारीख है 17 दिसंबर, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग 18 जनवरी को एग्ज़ाम है, यानी कि एक महीना यानी कि 30 दिन आप लोगों के पास समय बचा हुआ है। तो 30 दिन में हम बताते हैं 30 दिन का स्ट्रेटजी पहले आप लोग देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले आप 30 दिन के अंदर ध्यान से समझिएगा, 30 दिन के अंदर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप अभी पीछे से अभी कुछ पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़े तो उनके लिए तो बातें अलग है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, पीछे से कुछ भी पढ़े हैं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि जैसे सेट में 40-50 ये आ रहा है, तो उनके लिए सबसे पहले अगर आप लूसेंट पढ़े हैं तो लूसेंट को आप कंप्लीट करिए। अगर आप लूसेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने चैनल पे लूसेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। यानी कि अगर फिजिक्स का 4-5 चैप्टर हो गया है तो फिजिक्स को आप पढ़िए वहाँ से, ठीक ना। केमिस्ट्री धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि 30 दिसंबर तक आप लोगों का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 30 दिसंबर तक, तो 30 दिसंबर तक आप लोगों को क्या क्या ख़त्म हो जाएगा, लूसेंट ख़त्म हो जाएगा। तो लूसेंट अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम निकले बिहार दरोगा का, तो आप फोकस बस 3 चीज़ों पर करना है। कौन कौन से 3 चीज़ करना है? तो सबसे पहले पीवाईक्यू का मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि कैसा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 20 से 30 प्रश्न जो होते हैं, 30 प्रश्न पीवाईक्यू ही रहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर रहते हैं। अब प्रश्न पूछेगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। तो आप ये मत समझिए कि बिहार की राजधानी पटना पूछा है तो बिहार की राजधानी पटना पूछेगा। वो राजस्थान की पूछ सकता है, उत्तराखंड की पूछ सकता है। यानी कि अगर पूछ रहा है कि बिहार से जिला, बिहार की राजधानी पूछा तो बिहार सभी का हम राज्य राजधानी याद कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि फिजिक्स में पूछ दिया कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, तो फिजिक्स का जो मात्रक एवं पद्धति है वो पूरा ख़त्म कर लीजिए, तब आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। तो चलिए, तो पहला हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। दूसरा नंबर हो गया आप लोगों का साइंस। तो साइंस आपको पता है कि साइंस कम से कम 22 से 25 नंबर का पूछेगा, तो मोटा मोटी 25 नंबर याद रखिए। तो प्रीवियस ईयर 30, यानी कि प्रीवियस ईयर के आसपास का क्वेश्चन पूछेगा। साइंस का 25 पूछेगा। और तीसरा नंबर करेंट का वेटेज ज़्यादा है, यानी कि 15 से लेकर 25 के बीच में ही करेंट पूछेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यानी कि 20 नंबर करेंट अफेयर्स आएगा। तो 20 नंबर, तो ये कितना हो गया, 30-20-50, 50 और 25, 75 नंबर। तो ये आप अगर बात मानते हैं हमारा, तो यहाँ से 75 नंबर का प्रश्न आप लोगों को कट ऑफ के लिए काफ़ी रहेगा। तो आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है, पीवाईक्यू, साइंस और करेंट। और इसमें अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप लोगों को देखिए, हिस्ट्री में करना है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी करना है, ठीक ना, इंडियन ज्योग्राफी करना है। और पॉलिटी, पॉलिटी तो आसान है। देखिए, तो इसी सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, सफलता कुंजी, जो कि बिहार दरोगा का है, ठीक ना। तो इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रहा है। पीवाईक्यू, अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चूक होगी। तो पीवाईक्यू करके जाइएगा। तो पीवाईक्यू कोशिश करेंगे 30 दिसंबर तक पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद 15 दिन आप लोगों को दिन भर रात भर जितना समय मिल सके बस रिवीजन 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 करना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी का, ये भारत के भूगोल का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो ये सीरियल वाइज है, ठीक ना। पूरा भारत का भूगोल है, तो भारत का भूगोल ये पूरा है, भारत का भूगोल का पीवाईक्यू, यानी कि दरोगा में जितना भी पूछा गया है वो सभी का कलेक्शन करके एक जगह, यानी कि भारत का भूगोल तो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी तो इंडियन ज्योग्राफी, ठीक ना। तो आप देखिए, और यहाँ से आप लोगों को ज़रूर प्रीवियस ईयर
और ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर देखिए प्रश्न है कि अगर ये सहायक नदी, तो सहायक नदी बहुत से सहायक नदियों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि अगर सहायक नदी पूछ रहा है तो सहायक नदी जितने भी नदियों के सहायक नदियाँ हैं याद कर लीजिए। तो आप लोग उस स्थान पर हो जाएंगे जहाँ से एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अभी तक भी आप नहीं पढ़े हैं तो जितना हम बता रहे हैं आप लूसेंट को कंप्लीट करिए। तो लूसेंट में क्या करना है, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हम पढ़ा दिए हैं, अपने प्लेलिस्ट बनाया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी भी हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद दो ये हो गया, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा फिजिक्स पर और बायोलॉजी पर फोकस करना है। केमिस्ट्री का बस PYQ देख लीजिएगा, वहाँ से लड़ जाएगा। और उसके बाद करेंट, तो करेंट आप लोग करेंट देख रहे हैं, करेंट हम पढ़ा दिए हैं। मंथली मंथली वाइज भी चल रहा है और टॉपिक वाइज भी चल रहा है, तो उसको आप जाकर देखिए, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सतलज सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सतलज, चिनाब, रावी जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ यानी कि सिंधु नदी, अगर पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर। तो मानसरोवर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, और साथ ही साथ यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इधर निकलती है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए, सतलज, चिनाब एवं रावी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास खोबरचू या सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। और सिंधु की बात करते हैं, सिंधु की लंबाई है 2900 किलोमीटर है, लगभग 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सिंधु नदी की लंबाई यहाँ पर 2880 किलोमीटर दिया है, लगभग आप लोग याद रखिएगा 2900 किलोमीटर याद रखिएगा, क्योंकि 2900 किलोमीटर। अगर गंगा की लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी, तो दूसरी बोल रहा है तो पूछ सकता है कि दूसरी नदी सिंधु नदी है, तो पहली नदी कौन है, तो पहली नदी हो जाएगा भारत से होकर बहने वाली, तो गंगा हो जाएगा, भारत से गंगा हो जाएगा पहली, और दूसरी सिंधु। अगर ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। लेकिन सिंधु भारत में लगभग 1134 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां हैं। सिंधु के दाहिने किनारे की सहायक नदियां, यानी कि दाहिने किनारे, यानी कि अगर हम बात करें दाहिने और पूरब, आप लोगों को समझ में आता होगा ना। ये जिसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये नदी हो गया, ठीक ना। तो ये नदी हो गया, तो ये दाहिना है और ये बायां है, ये दाहिना है और बायां है, यानी कि इधर से जो नदी आकर मिलेगी वो बाएं से मिलेगी, और इधर से जो नदी मिलेगी वो दाहिने से निकलेगी, यानी दाहिने से आकर मिलेगी। तो बोल रहा है कि सिंधु की दाहिने ओर से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो श्योक नदी आकर मिलती है, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये सभी दाहिने ओर से जाकर सिंधु में मिलती हैं। आगे देखते हैं, सिंधु नदी के दाहिने ओर से कौन कौन सी, तो श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी है। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता को इंडन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। रावी जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, याद रहेगा। तो रावी जो होती है हिमाचल प्रदेश के में कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरी नाग के समीप झील शेषनाग झील से निकलती हैं। तो आप लोग यही याद रखिएगा कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ है, उद्गम और मुहाना आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिए हैं, तो स्लाइड में आप लोग देख कर नोट करके याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सिंधु नदी सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1760 में हुआ था और यह विश्व बैंक की मध्यस्थता में शुरू हुआ था। तो पूछेगा कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था,
और किसके बीच ये मतलब किसने इसकी मध्यस्थता की थी? तो विश्व बैंक ने। विश्व बैंक याद रखिएगा, ये कोई बैंक नहीं है, याद रखिएगा। बैंक जो है बीच मध्यस्थता कराया था, याद रखिएगा। इस समझौते के अनुसार नीचे 3 नदियों पर भारत का अधिकार दिया गया, जिसको सतलज, ब्यास और रावी, यानी कि सतलज, ब्यास, रावी पर सिंधु जल समझौते के तहत ये 3 नदियों को भारत उपयोग करेगा, भारत इसका जल का उपयोग करेगी। और ऊपर के 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार, जिसमें चिनाब, झेलम और इंडस यानी कि सिंधु नदी, इन 3 नदियों का उपयोग पाकिस्तान करेगा, उनकी जल का उपयोग। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद क्या है? तो जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, सरक्रिक विवाद है, सरक्रिक जो कि गुजरात में है, ठीक ना। सिंधु जल समझौता का विवाद है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा, रेड क्लिफ, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि श्वेत क्रांति, देखिए देख रहे हैं ना, यानी कि प्रश्न एक, लेकिन एग्जाम्पल यानी कि एक्सप्लेनेशन कितना है, तो समझ सकते हैं। ये पढ़ेंगे ना तो आपको पक्का 1 से 2 प्रश्न, यानी कि 1 से 2 प्रश्न एक्स्ट्रा अगर याद करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रश्न बताया गया है इसमें। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये। देखते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत बोल रहे हैं ना, श्वेत ऐसे ही लग रहा है कि श्वेत मतलब उजला, तो श्वेत मतलब क्या होगा? दूध श्वेत होता है, दूध श्वेत होता है, तो दूध का संबंध श्वेत क्रांति से। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्षेत्र से है। दूध के उत्पादन में तीव्र तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है। ऑपरेशन क्रांति को ऑपरेशन फ्लड, तो पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति से। यह विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। एनडीडीबी द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। एनडीडीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी, याद रहेगा। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। किसकी स्थापना किया गया था? 1965 में, लेकिन ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी, याद रखिएगा। डेयरी फार्म की तो स्थापना हो गया था 1965 में, लेकिन इसकी शुरुआत, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। अगला है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। अगर भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? तो बिहार में सबसे लंबा, तो कौन सा है? बिहार में। कौन सा पुल है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पर बना पुल है, तीसरा। अगर पूछेगा कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तो ये भी देख लेते। देखिए यह पुल पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, तो पूछेगा गांधी सेतु पुल किसको किसको जोड़ता है? तो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, हाजीपुर को। अगला है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 5750 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5.750, यानी कि 750 मीटर और 5 किलोमीटर। वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल। तब ये भारत का अगर पहले नंबर लंबा पूछेगा तो भूपेन हजारिका हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर यह पुल लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसकी लंबाई 9.15। ये देखिए जो अच्छा रुकिए 1 सेकंड, अब बता रहे हैं। बोल रहा है कि अगला, इसकी लंबाई 9.1 किलोमीटर है। यह अब पुल असम राज्य में स्थित है, लोहित जो है असम राज्य में। वर्तमान में देश का दूसरा सबसे लंबा पुल अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि दिहांग नदी पर बनाया गया। इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह पुल दाम्बुक और रोइंग के बीच है। तो अगर देखिए ध्यान से समझिए, अब समझा रहे हैं आप लोगों को कि देखिए पहले नंबर का है, पहले नंबर पर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। पहले नंबर पर सबसे लंबा भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो वर्तमान का दूसरा सबसे लंबा अरुणाचल प्रदेश में पुल है, जो कि दिहांग नदी पर बनाया गया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। और तीसरा नंबर पर हो जाएगा पटना में, जो कि गांधी सेतु पुल है, गांधी सेतु पुल तीसरे नंबर का। तो आप समझ गए होंगे। तो भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई कितनी है? तो भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में जो
दिहांग नदी पर बनाया गया है वो 6.2 किलोमीटर, और पटना में जो बनाया गया है 5.750, यानी कि 5 किलोमीटर 750 मीटर लंबा है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग तीनों ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान, यानी कि राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रहेगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार कौन से नंबर पर आ जाएगा? तो बिहार जो होगा 12वें नंबर पर आ जाएगा, 12वें नंबर पे बिहार आएगा। लेकिन अगर राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बोलेगा तो 13वें नंबर हो जाएगा, याद रहेगा, 13वां नंबर हो जाएगा। क्योंकि 13वां नंबर क्यों भाई? क्योंकि लद्दाख जो है, लद्दाख ये यूटी है, और यूटी जो है लद्दाख बिहार से भी बड़ा है। तो इसलिए अगर यूटी और भी राज्य दोनों मिलाकर 13वां नंबर पर, लेकिन राज्य में 12वां नंबर पर, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में राज्यों का 12वां दे दिया, 12वां, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश का मिला के 13वां नंबर पर, और राज्यों में 12वें नंबर पर। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला शिवहर है, याद रखिएगा। एक बार हम बिहार के जो मैप है उसको हम समझा देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। आगे देखते हैं। बिहार की जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा। ये जनसंख्या में है और ये क्षेत्रफल में था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना और सबसे छोटा शेखपुरा, याद रहेगा। आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ठीक ना। तो देखिए, श्रीलंका तो नीचे आ जाता है, नेपाल तो सब ऊपर आ जाता है। नेपाल से जो कि बिहार टच करता है, यूपी टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। म्यांमार पूरब में पड़ता है। म्यांमार को पहले हम लोग वर्मा बोलते थे। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व दिशा में थाईलैंड स्थित है। यानी कि अगर बात करें तो बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया अगर आपका म्यांमार, तो इसके जो ये हो गया पूरब, तो पूरब में कौन पड़ता है? तो थाईलैंड पड़ता है। कौन पड़ता है? थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। अगर बात करेगा, बोल रहा है कि उत्तर में चीन, तो उत्तर में क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, उत्तर में चीन हो जाएगा। पश्चिम में क्या हो जाएगा? तो इंडिया हो जाएगा अपना, और बांग्लादेश हो जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश हो जाएगा पश्चिम में, ठीक ना। अगर दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण तो ये है और पश्चिम ये है, यानी कि इधर के जगह पर जो पड़ेगा बंगाल, बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, याद रहेगा। आगे देखते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। इसकी मुद्रा है क्यात। रोहनगढ़िया मुस्लिम समुदाय का संबंध म्यांमार से है। आंग सांग सूकी का संबंध म्यांमार से है। आंग सांग सूकी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए उनको मतलब 1991 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2021 में सैन्य बलों में तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया और आंग सांग सू की को गिरफ्तार कर लिया गया। विभिन्न फर्जी आरोपों के आधार पर उन्हें 8 साल का जेल की सजा सुनाई गई थी, याद रखिएगा। म्यांमार का अगर पुराना नाम पूछेंगे तो वर्मा हो जाएगा। और 1885, जो कि 1885 ईस्वी में इसे भारत के साथ मिला लिया गया था। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। और ये जो होती है 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा फिर से इसे अलग कर दिया जाता है, तो याद रहेगा। आगे देखते हैं। भारत
तो पूछेगा कि भारत जो है म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो 1935 में अलग हुआ था। भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दिल्ली में, यानी कि दूसरे देश से दूसरे शहरों से प्रवासी मतलब कि किस शहर में सबसे ज़्यादा आते हैं, दिल्ली में आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अतिरिक्त प्रवासियों की संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या की लगभग 37% है। देश में सबसे ज़्यादा प्रवासी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्यों में आते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं ना दिया है, इसलिए देखिए क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर, सॉरी, भारत के किस शहर में दूसरे नंबर पे बोल रहा है, तो दूसरे नंबर पर दिल्ली हो जाएगा और पहले नंबर पर महाराष्ट्र यानी कि मुंबई हो जाएगा। तो पहले नंबर पर मुंबई, दूसरे नंबर पर दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर हरियाणा राज्य। तो ये आप लोगों का क्रम याद रहना पड़ेगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कुल कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश 25% और बिहार 14% और राजस्थान 6% और मध्य प्रदेश 5% है। लॉकडाउन के बाद, जो कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, 2000 लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक प्रयास दिल्ली जैसे शहरों में देखा गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से शुरू हुआ गया। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय इन देशों में रहते हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि भारत के लोग भारत से ज़्यादा मतलब भारत के अतिरिक्त किस देश में सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात में, अमेरिका में और सऊदी अरब में, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2020 में दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 1.8 करोड़ भारतीय रहते थे। इन मामले में भारतीय दुनिया के सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं, यहाँ भारतीयों की संख्या 33.1 लाख। इसके बाद अमेरिका 23 लाख प्रवासी रहते हैं। खाड़ी में कुल 89 लाख भारतीय रहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर दे दिया, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो अगर पूछेगा कि अलग 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 राज्यों की राजधानी देगा, तो राजधानी याद रखिएगा। मणिपुर लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है और इसी पर एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है, जिसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर के बारे में आगे चर्चा किया गया है, ध्यान से देखिएगा। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जो भी उपनाम है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को, 5 नदियों का भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत को, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को, डायमंड हार्बर कोलकाता को, मंदिरों एवं त्योहारों का नगर मदुरई को, साल्क सिटी गुजरात को, मसालों का बगीचा केरल को, झीलों का नगर श्रीनगर को। अगला है फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को, सोया प्रदेश, सोया मतलब सूतने वाला नहीं, सोया मतलब सोयाबीन, सोयाबीन याद रखिएगा। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा, तो सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, मलई का देश कर्नाटक को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ये इससे एक प्रश्न जरूर रहता है। आगे देखते हैं, और भी है कुछ। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। भारत का चाय शहर कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। तो असम को चाय का बगीचा भी कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को, गुलाबी शहर जयपुर को, इस्पात नगरी भारत का पीटर्सबर्ग, स्टील नगर ये जमशेदपुर को। आगे देखते हैं, जनजातीय समूह मुंडा जो है किस देश में रहते हैं, तो किस देश में पूछेगा, तो भारत देश में। और भारत में कहाँ रहते हैं, तो झारखंड में, याद रखिएगा। झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो 24 ज़िले हैं, आप लोग याद रखिएगा 24 ज़िले हैं। भारत के सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है, तो सबसे बड़ी जनजाति भील है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में जनजातीय गौरव, तो पूछेगा कि 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। जनजातियों के बारे में आगे चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है।
बोल रहा है कि विश्व मानक समय 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है। ग्रीनविच और भारत के समय के बीच 5.5 घंटा का अंतर है। कितने घंटे का? 5.5 घंटा का अंतर है। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। आगे देखते हैं कि रबी रबी की फसल की कटाई कौन से महीना में की जाती है, या कटाई का महीना कौन सा है? तो यह मार्च महीने में रबी की कटाई की जाती है। अच्छा, रबी में अगर पूछेगा कौन कौन से फसलें आती हैं, तो रबी में आती है जैसे गेहूँ, आलू, सरसों, ठीक ना। तो जितना भी देखिए, अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं, फिर से देखिए समझिए पहले। रबी फसलें जो होती है, रबी फसलें जिन्हें शीतकालीन फसलें यानी कि जो सर्दियों में बोई जाती है, सर्दी यानी कि अभी गेहूं का मौसम, गेहूं बोआ रहा है, आलू बोआ रहा है, सरसों बोआ रहा है, ठीक ना। तो ये सब जो होते हैं शीतकालीन फसलें होती हैं, और इनकी कटाई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है। तो रबी फसलें जिन्हें शीतकालीन फसलों के रूप में जाना जाता है, ये ऐसे कृषि फसलें जो सर्दियों में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। रबी की फसलें सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है कि रबी फसलें कौन कौन सी, तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ, प्याज, आलू, सरसों, जौ। अब देखिए, इसको एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे कि देखिए बोल रहा है ना, तो इसको हम याद करेंगे ना, कि आप लोग सभी लोग की बात करें तो आप लोग सब कोई लीटी खाता होगा ना, तो लीटी, तो देखिए आप लोग लीटी याद रखिएगा, लीटी। तो लीटी से ही सब चीज़ समझ में आ जाएगा। लीटी आप खाए होंगे, तो लीटी कौन खाता है? रबी खाता है। कौन खाता है? रबी खाता है। तो आप सोचेंगे कि कैसे याद हो गया। देखिए, तो लीटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है, तो गेहूँ लगेगा, तो कहेंगे गेहूँ खाया जाता है, तो गेहूँ से ना आटा बनता है जी। चना का सातु होता है, तो चना के सातु आटा गूँद के चना के सातु डालते हैं। अच्छा, चना के सातु, तो चना के जब सातु बनते हैं तो उसमें सरसों तेल लगाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद आलू आलू का क्या बनता है? आलू का बनता है चोखा बनता है, सरसों का तेल, जौ का भी आटा होता है, ठीक ना। तो जौ का आटा, गेहूं का आटा हो गया। आलू, तो आलू जब बनाएंगे, कौन? आलू का जब चोखा बनाएंगे तो आलू के सरसों का तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, ठीक ना। उसके बाद अलसी, तो अलसी आप लोग याद रखिएगा, अलसी अलसी मतलब अलसी कुछ होता होगा, ठीक ना। सरसों, तो सरसों हो गया, सरसों, मटर, ठीक ना। तो मटर, ये सब जो हो रहा है, ये सभी चीज़ जो होती है ना, ये लिट्टी के मेजन जो होता है, लिट्टी के बनाने में सब चीज़ का उपयोग होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे था? यमुना नदी किनारे स्थित नहीं है, देखिए नहीं है। तो हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी किनारे है। दिल्ली यमुना, आगरा यमुना और मथुरा यमुना नदी किनारे है। तो कौन कौन सी नदी किसकी नदी के किनारे है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ। तो हरिद्वार जो होती है गंगा नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे हैं। गंगा नदी जो होती है पहाड़ी इलाकों से समतल मैदान में हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि गंगा जो होती है समतल भाग में प्रवेश करती है किस स्थान से? तो हरिद्वार से। आगे देखते हैं गंगा नदी के किनारे एक बसा शहर देख लेते हैं, प्रमुख शहर। तो वाराणसी, तो आप लोगों को पता होगा कि वाराणसी शंकर जी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। बनारस, हरिद्वार, तो हरिद्वार अभी देखे कानपुर, तो जैसे गंगा जी में आदमी नहाता है तो कान पकड़ के कि भाई जो भी गलती हुई माफ़ कर दीजिए गंगा जी, ठीक ना। पटना, भागलपुर, मुंगेर, कन्नौज इत्यादि जो है गंगा नदी पर ही हैं। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, याद रखिएगा। और गंगा नदी की सबसे लंबा जो है, गंगा नदी सबसे लंबा उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी बिहार में सबसे लंबा पटना में बहती है। नदियों के किनारे प्रमुख बसे नगर, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यमुना नदी किनारे तो मथुरा, दिल्ली, आगरा। ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, माजुली, डिब्रू। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये भारत में जो बढ़ती है, सेवन सिस्टर जो होता है, सेवन सिस्टर उधर से, जैसे कि गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। माजुली कहाँ है? असम में है। डिब्रू कहाँ है? असम में। तो गुवाहाटी, बस असम याद रखिएगा, असम में। तो असम याद रखिएगा, तो गुवाहाटी असम में पड़ता है, माजुली असम में, और डिब्रूगढ़ भी असम में पड़ता है। आगे देखते हैं महानदी कटक और संबलपुर के नदी के किनारे, मतलब कि कटक और संबलपुर किस नदी किनारे है? महानदी। सरयू, अयोध्या, आप लोगों को पता होगा सरयू।
आगे देखते हैं, गोमती जो है जौनपुर और लखनऊ, चंबल नदी के किनारे ग्वालियर, कोटा, साबरमती के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद, नर्मदा के जबलपुर और होशंगाबाद के किनारे नर्मदा नदी के किनारे हैं। जमशेदपुर जो होता है किस नदी किनारे है? स्वर्णरेखा नदी। लुधियाना सतलज नदी किनारे। मुरादाबाद बरेली रामगंगा और जगदलपुर इंद्रावती। मूसी जो होती है हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है मूसी हैदराबाद, हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे है। नासिक नांदेड़ गोदावरी नदी। सूरत ताप्ती नदी। अगर एक पूछेगा कि मदुरै 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 या नासिक, मदुरै तो नहीं, नासिक, नासिक याद रखें। नासिक जो होती है क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम हो जाएगा, याद रखिएगा असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। असम में उत्पादित चाय का लगभग 52% लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, नवांग, देरांग जिले में होता है। तो ये सभी जो अगर पूछते कि लखीमपुर कहाँ है, तो लखीमपुर असम में है। कामरूप असम में, गोलपारा असम में, शिवसागर असम में, नागांव असम में, देरांग असम जिला, ये सब जिला है। आगे देखते हैं, असम के बाद चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग है उसको पहली बार जीआई टैग की दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा ये भी। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी, यानी कि चाय को खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट। यानी कि मिट्टी को भी आप लोग पढ़ना होगा कि काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होती है, तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। धान गेहूँ के लिए जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। चाय खेती पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है, यानी कि जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा की जाती है। विश्व में सर्वाधिक चाय चीन में होता है, ठीक ना। हीराकुंड जो बांध होता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर निर्मित है। आगे देखते हैं, हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। यह भारत एवं विश्व में सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड को उड़ीसा का शोक, देखिए हीराकुंड को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हीराकुंड को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल की शोक दामोदर। यहाँ पर हमको लगता है कि उड़ीसा का शोक यहाँ पर महानदी होना चाहिए, महानदी होना चाहिए, ठीक ना। आप लोग कमेंट बताइए क्या होना चाहिए, महानदी की हीराकुंड? हीराकुंड तो बांध है ना, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर है, लेकिन ये उड़ीसा का शोक बोल रहा है, तो उड़ीसा का शोक आपको महानदी और महानदी याद रखिएगा। और बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। जो भी शोक अगर पूछ देगा चीन की शोक नहीं तो हांगहो नदी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श, यानी कि जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, आप लोग एक मैप जो होता है मैप रखिए आगे और उसमें देखते रहिए कि कौन से राज्य की सीमा किस देश से, किस राज्य से कितने टच करती है। ये आप लोग जब तक ये मैप नहीं ध्यान रहेगा तो आप लोगों को ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा, देखिए तिब्बत कहाँ है? तिब्बत ऊपर है, यहाँ से जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो तिब्बत इधर है ना। तो तिब्बत में नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। और यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है, ऐसे सिक्किम है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम जो है, तो सिक्किम कहाँ कहाँ से? तो असम, इधर असम, मिजोरम, त्रिपुरा बोल रहे हैं ना। तो सिक्किम जो है, सिक्किम तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है, याद रखिएगा। सिक्किम की सीमा उत्तर में तिब्बत जो कि चीन में है, चीन कब्जा लिया है। पश्चिम में नेपाल एवं दक्षिण पूर्व में भूटान एवं दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। ये तभी क्लियर होगा जब आप मैप देखिएगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी याद नहीं हो रहा तो याद इसे नहीं हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को थोड़ा माइंड मैप करना पड़ेगा, कौन कौन से राज्य आप लोग पहले कोई भी राज्य अगर कोई बोले तो आप लोगों को डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक ना। अगर असम पूछ ले तो 7 सिस्टर में, गुजरात कहाँ है तो भाई पश्चिम में है, लद्दाख उत्तर में है, समझ रहे हैं ना। ऐसे आगे देख लेते हैं, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड
की पश्चिमी सीमा बनाती है तो हिंदू कुश। हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, याद रखिएगा हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। हिंदू कुश श्रेणी पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये पूछा जाता है कि सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। पनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में, याद रखिएगा। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है, सबसे पुरानी चट्टान है। तो पूछिएगा सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत हो जाएगा। यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय है वलित पर्वत का, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है और अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, याद रखिएगा माउंट आबू है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। सूरत किस नदी पर है, तो सूरत अभी पढ़े ताप्ती नदी पर है। तो सूरत ताप्ती नदी, तो नदियों यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। आगे देखते हैं। तो नदियों के किनारे बसे, ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन सा शहर है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो चंडीगढ़, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर है तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस याद रखिएगा कि रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। भारत का पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने कराया था, नेक चंद सैनी ने करवाया था। चंडीगढ़ का पहला रॉक गार्डन नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह सुखना झील के पास स्थित है। चंडीगढ़ भारत की एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ किस किस का राजधानी है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ये दोनों का राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। और ये यूटी है। यह पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी है। इसे सुंदर शहर कहा जाता है। तो चंडीगढ़ को सुंदर शहर कहा जाता है। ली ली कोर्बुजिए चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे, तो ली कोर्बुजिए थे। नोट, रांची में भी एक रॉक गार्डन है, याद रखिएगा। यह अल्बर्ट अक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो अगर पूछ देगा, अगर मान लीजिए क्या कि पूछ दे कि रॉक गार्डन कहाँ है और चंडीगढ़ ना दे, तो चंडीगढ़ ना दे तो आप लोग रांची मार दीजिएगा, याद रहे रांची। विवेकानंद स्मारक शिला विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रमुख सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो कृषि ऋण। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो कृषि ऋण हो जाएगा। अब सहकारी क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन कृषि ऋण में आरंभ हुआ था। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में आया था। भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी में प्रारंभ 20वीं सदी से प्रारंभ शुरू हुआ था। भारत में पहली सहकारी समिति कर्नाटक के गड़ग जिले के कानागिनहल गांव की कृषि ऋण सहकारी समिति थी। यह समिति 8 मई 1905 में बनी थी। आगे देखते हैं। भारत में सहकारी समिति के जनक कौन है, तो एफ निकोलसन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और श्री सिद्धान गौड़ा सन्ना रामना गौड़ा पाटिल थे। सहकारी समिति होता क्या है, यानी कि कॉरपोरेटिव
सहकारी समिति उन लोगों की एक स्वैच्छिक संघ है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कि सहकारी यानी कि सह मतलब सहायता और कार्य यानी कि सब लोग एक साथ मिलके और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि सहकारी समिति उन लोगों की स्वैच्छिक संघ यानी कि स्वैच्छिक लोग मिलकर अपनी स्वेच्छा से अपनी आर्थिक यानी कि पैसा रुपया समाज का कल्याण और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर करते हैं, सहकारी समिति कहलाती हैं। यह एक व्यवसाय या संगठन है। इसके लिए काम करने वाले लोगों द्वारा चलाया जाता है। ये कोई सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है। और वे इसके मुनाफे के साझेदार, जो भी मुनाफा होगा, कैसे कौन मान लो कि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री 3-4 लोग मिलकर शुरू किए और जो भी मुनाफा होगा यही 3-4 लोगों को मिलेगा। समझ रहे हैं ना। सहकारी समिति स्व सहायता और पारिश्रमिक सहायता के सिद्धांत पर काम करती है। एक अनुमान के अनुसार 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय है। मतलब कि अनुमान लगाया गया है कि भारत में अभी भी 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं। इसके अरबों लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब अरबों लोग इसके रोजगार मिल रहा है। ये समितियां अधिकांश क्षेत्र में काम करती है, लेकिन कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि अब बैंकिंग श्रेणी में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ रही है, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में भी सहकारी समितियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण संगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिससे व्यावसायिक बैंक की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत में आज 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए सहकारी समितियां। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था तो सिंदरी में, जो कि सिंदरी झारखंड में है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी जो है उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। सिंदरी जो झारखंड के धनबाद किस लिए, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सिंदरी का नाम स्थानीय आदिवासी ने सिंदूर रंग की मिट्टी की वजह से दिया था। तकनीकी तौर पर यहाँ की मिट्टी का प्रकार लेटेराइट मिट्टी है, जो कि सिंदूर रंग यानी कि लाल रंग जैसा होता है। भारतीय मिट्टियों में तीन प्रमुख पोषक तत्वों की कमी होती है। कौन कौन सी वो पोषक तत्वों की कमी होती है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का सही अनुपात है। तो यानी कि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन 4, फास्फोरस यानी कि फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1, यही अनुपात रहता है। यानी कि नाइट्रोजन 4 तो फास्फोरस 2 तो पोटेशियम 1 रहता है। भारत में फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से किया था। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन का कमी है तो आप यूरिया डालिए, तो यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2CO, याद रखिएगा यूरिया का CONH2CO याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले प्रमुख कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसे बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। भारत में उर्वरक में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया है। और भारत पोटास में मुख्यतः आयात पर निर्भर है और यूरिया 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में 46% की नाइट्रोजन की मात्रा होती है। आगे देखते हैं, केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य, तो केसर ऐसे ही लग रहा है कि जम्मू कश्मीर होगा। पहाड़ी इलाका में तो होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में मुक्त केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो करेवा मिट्टी पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन, तो विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान करता है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है। आगे देखते हैं, प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उनके राज्य कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो है जूट चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो पूछेगा कि पश्चिम बंगाल जो है किस किस उत्पादन कौन कौन से उत्पादन में अग्रणी है, तो जूट में और चावल में पहले स्थान पर है। असम जो है चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है।
राजस्थान बाजरा उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन, इसीलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। बताया ना मैंने। उत्तर प्रदेश को गन्ना और गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर, तो गन्ना और गेहूं उत्पादन में। लेकिन अगर गन्ना जो होता है, अगर पूछेगा कि चीनी मिल कहाँ है, तो चीनी मिल महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना एवं गेहूं में उत्पादन पहले स्थान पर है। कर्नाटका कहवा और रेशम के उत्पादन, लेकिन रेशम के उत्पादन पहले स्थान पर, लेकिन सबसे ज़्यादा रेशम जो होता है कहाँ, के रेशम बोले सॉरी केसर, केसर जो है जम्मू कश्मीर, तो रेशम के उत्पादन में ठीक बोल रहा है, कर्नाटक होगा। कहवा और रेशम में कर्नाटक। जूट जो होता है, जूट के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर, मतलब जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। भारत में जूट के उत्पादित पश्चिम बंगाल, भारत में जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर और बिहार दूसरे स्थान पर। तो पूछेगा कि बिहार जूट उत्पादन में कितने स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। बोल रहा है कि निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही कथन का चयन करें। बोल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी होती है, तो हाँ 12 मासी होती हैं, यानी कि सालों भर निकलती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में होता है, तो यहाँ हाँ ये भी सही बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की पुष्टि करता है, यानी कि आर जो है ना आर ए की पुष्टि करता है। मतलब कि हिमालय नदियों का उद्गम हिमानी, यानी कि 12 मासी कब होगी, मतलब जब हिमानी, हिमानी मतलब क्या होता है, बर्फ। अब बर्फ जब पिघलता है तो ये नदियाँ अपना रूप धारण करती है, तो यानी कि सालों भर ये हिमानियाँ पिघलती रहती है और नया नया हिमानियाँ बनती रहती है। समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की नदियाँ 12 मासी हैं, क्योंकि ग्लेशियरों से सालों भर जल प्राप्त होता रहता है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं और ये सभी नदियाँ नवीन नदियाँ हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग में विसर्प, यानी कि भी, अगर मान लीजिए कि ये पहाड़ है और यहाँ नदियाँ निकलेगी, तो यहाँ पर नदियाँ तो भी बन जाएगा ना, तो भी यानी कि भी आकार की घाटी गार्ज का निर्माण करती है। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों, मतलब दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ बरसाती है, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं ना, ये दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो वर्षा जब होता है तभी मतलब कि अपना रूप धारण करती है, ऐसे झुराई रहती है, समझ रहे हैं ना, सूखा रहता है। और जब बरसाते में ये सब नदियाँ अपना रूप धरती हैं। ये नदियाँ पुराने नदियों के श्रेणी में आती हैं। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी कि मतलब कि किस किस देश से अगर गुजरेगी, तो सबसे पहले चीन से निकलती है। चीन से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से। और उसके बाद बांग्लादेश में यहाँ से घुस जाती है, तो बांग्लादेश में और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत एवं बांग्लादेश डेल्टा तक गुजरती है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदियों को भारत में सांगपो, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछेगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोल रहा है, तिब्बत में कौन सा नदी, तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांगपो। तो आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी ये सभी जो होती है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र ये सभी जो है ना, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से, यहाँ पर नहीं दिया है, तुम याद रखिएगा, मानसरोवर झील से।
विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच विस्तृत है। इसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के स्रोतों से होता है। मतलब जब मिलती है तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, यानी कि ये नदियाँ आ रही हैं यहाँ से, और जब डेल्टा पहुँचती है तो ये इनकी नदियाँ पानी विस्तृत हो जाती है, इधर भाग जाता है, इधर 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 इधर, यानी कि ये डेल्टा कहलाता है। समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत से बहने वाले 3 प्रमुख नदियां ऐसी है जिनका उद्गम भारत से नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिनका उद्गम भारत से नहीं, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इसका निर्माण तिब्बत के मानसरोवर के चेमांगयुंग से होता है, और इसका निर्माण तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू से होता है, और इसका निर्माण तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल झील से होता है। तो याद रखिएगा इसको तीनों को। अगला प्रश्न हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए, चीन करता है, भूटान करता है, बर्मा करता है, और ताइवान नहीं करता है। तो ताइवान का सीमा भारत से नहीं लगता है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश, तो भारत की स्थलीय सीमा से 7 साझा करते हैं देश। पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की स्थलीय सीमा की लंबाई है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, और भूटान 699, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश एवं सबसे कम अफगानिस्तान से लगता है। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देश मालदीव और श्रीलंका और इंडोनेशिया है। ये भारत से समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्मू निम्मू बजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। इसको याद रखिएगा, निम्मू बजगो नामक बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंधु नदी पर है। आगे देखते हैं। निम्मू बजगो नामक बांध सिंधु नदी पर स्थित है। यह बांध लद्दाख संघीय प्रदेश के लेह जिले में स्थित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 में। विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना टेनीसी नदी घाटी परियोजना है जो कि 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया था। तो अगर पूछेगा कि विश्व में प्रथम, तो 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि टेनीसी नदी घाटी, और भारत में प्रथम तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। किसने किया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कोयना जो है, कोयना बांध, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में कोयना नदी पर है। नदी बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय मतलब नदी बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बन गया जिसे शिव सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी जो है, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी बराकर नदी। यह झारखंड के हजारीबाग जिले में पदमा के पास से निकलती है। तो बराकर नदी कहाँ है, झारखंड में है। बराकर नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, तिलैया बांध, मैथन बांध और भाल पहाड़ी डैम। ये तीनों बांध आप याद रखिएगा। तो बराकर नदी पर कौन कौन से पूछ देगा कि मैथन बांध किस नदी पर, बराकर। भाल पहाड़ी बांध किस नदी, बराकर नदी। तिलैया बांध बराकर नदी। मुल्ला पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार, जहाँ पेरियार आएगा ना, आप लोग केरल मारिएगा। भारतीय राज्य केरल में एक गुरुत्वीय बांध है। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और नहरों द्वारा सिंचाई बिहार के रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा होती है। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि प्रतिष्ठित पंजाब राज्य, मतलब सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ है, पंजाब में है।
भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। ट्यूबवेल जो होता है, नलकूपों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। नलकूप मतलब समझते हैं, पंपी सीट। तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा होता है। इसके बाद इसके बाद तालाब से सिंचाई भारत में की जाती है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। बोल रहा है कि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन में घुले नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित मुक्त नाइट्रोजन में कर देते हैं। एजोटोबैक्टर, स्पाइरिलम, क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी में स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थलीकरण करते हैं। एनाबीना, नॉस्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम, बेड्राजोबियम जैसे जीवाणु की जातियां नैग्यूमिनोसी दलदली पौधे की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 के स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन को सीधे उसी रूप में नहीं लेते, बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेट वाइज चलेंगे, यानी कि 2 से 3 दिन में आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। तो अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहीं पर हम अपना पहला वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, करें PYQ के। तो धन्यवाद।